सभी सुधी श्रोतागण, हम आप सबको सबसे पहले तो इससे धन्यवाद देते हैं कि भोजन के बाद भी अगर बैठक में लोग आए हैं तो सबसे बड़ी कसौटी के श्रोता बहुत सुधी श्रोता है। भाई रविशंकर तिवारी जी ने बहुत पहल करके प्रयास करके इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाई है और उनके मन में काफी दिनों से एक काफी उत्साह था कि इस देश में किस प्रकार का विकल्प संसद का हो, इस पर कुछ चर्चा होना चाहिए। दरअसल उन्होंने जो विषय हमको दिया था, उस विषय में उन्होंने हमसे कहा था कि आजादी के 75 साल में क्या होना था और क्या हो गया। अभी भाई राजगोपाल जी जब वहां बोलने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने हमसे दो बातें कही। एक तो कहा कि सर्वोदय और समाजवाद दोनों एक है। हमने उनको निवेदन किया कि इसमें खाली एक शब्द जोड़ दीजिए कि सर्वोदय निर्गुण है और समाजवाद सगुण है। क्योंकि जब अपन बीमारी पर उंगली रखते हैं तो फिर उस उंगली रखने से कई लोगों को पीड़ा भी होती है, और अगर उंगली न रखी जाए तो फिर पीड़ा नहीं होती। दरअसल आजादी के 75 साल हो रहे हैं और एक सूचना के तौर पर और बता दूं तिवारी जी कि संजय सिंह की सूचना भी आई थी, वो काफी अस्वस्थ है, शायद आ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने हमको सूचना भेजी। आजादी जब 75 साल पहले आई तो हम सबने कौन सा सपना देखा था। 1947 में अगर हिंदुस्तान के आम इंसान के मन में आजादी की कोई कल्पना थी तो वो कल्पना गांधी के द्वारा दिए हुए कार्यक्रमों के बारे में थी। लोगों को लगता था कि अब आजादी आई है तो देश की जो व्यवस्था बनेगी वो व्यवस्था गांधी के विचार की व्यवस्था बनेगी। अब एक ऐसा देश बनेगा जो गांधी के सपनों पर या गांधी के शब्दों पर चलने वाला होगा और जिसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में और जीवन के आखिरी में कहना चाहिए, भारत कैसा हो इसको सोचने का एक ही केवल वक्तव्य दिया और एक लेख निकाला। आजादी के दिनों में वो कई बातें कहते रहे, पर उस टूटी फूटी आजादी के बाद जो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा देश भारत चाहते हैं जिसमें सब समान हो, गैर बराबरी ना हो, जिसमें कोई दुखी ना हो, कोई किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला ना हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संपत्ति नाम पर कोई भेदभाव ना हो, और हम भारत को तो सुखी चाहते हैं पर हमारे पड़ोसी जो हैं वो भी दुखी ना हो, ये भी हम चाहते हैं। तो ये कसौटी थी गांधी का सपना, जिस सपने को लेकर हम लोगों ने आजादी के बारे में सोचा है, हमारे लोगों ने परोखंड सोचा था। और इस सोच के पीछे गांधी ने जो तरीका सोचा था वो क्या था। अभी जब सहरीकरण की चर्चा भाई राजगोपाल जी कर रहे थे तो मुझे गांधी के उस शब्द याद आ रहे। गांधी ने कहा था कि जब तक इस देश में शहरों ने जो गांव का खून किया है वापस नहीं आएगा, तब तक इस देश में शक्ति आ जाएगी ना सकती। तो कहा गांधी तो चाहते कि जो खून तुम पहले पी चुके हो उसको भी वापस करो, पर शहरीकरण के नाम पर वो खून पीने की जो प्रक्रिया है आज भी यथावत जारी है, वो जारी नहीं। दरअसल गांधी के सूत्रों को मोटा मोटी तौर पर हम 3 बातों में रख सकते हैं। गांधी ने कहा कि चलो छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर,
जब हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए गए और पूछा कि बाबू हमको क्या आदेश है, तो गांधी जी ने जवाहरलाल जी को एक ही कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। अब गांधी कोई गुनिया नहीं थे कि जो मंत्र दे, पर वो मंत्र क्या था? गांधी जी ने कहा कि जो काम पंक्ति के सबसे पीछे वाले के पक्ष में जाए वही काम अच्छा है, जो आगे वाले के पक्ष में जाए तो काम ठीक नहीं है। यह गांधी का पहला मंत्र था, पहला सिद्धांत था कि चलो बड़े से छोटे की ओर, आगे से पीछे की ओर। 75 साल में हम लोगों ने उस भारत की को निर्माण किया है जिसमें हम लोग बड़े से छोटे की ओर गए। गांधी ने दूसरी बात कही, सिद्धांत दिया कि चलो मशीन से हाथ की ओर। गांधी चाहते थे कि हिंदुस्तान में हाथ को महत्व मिले, मशीन के लिए महत्व ना मिले। वो मशीन के विरोधी नहीं थे, पर मशीन का इस्तेमाल एक सीमित इस्तेमाल है। इस देश की समस्याओं को मशीन से हल नहीं कर सकता है। मशीनी सभ्यता के नाम पर जो जड़ता आएगी, इस जड़ता का हल नहीं हो सकता है। इसे गांधी ने कहा चलो मशीन से हाथ की ओर। और तीसरी बात जो गांधी ने कही कि चलो शहर से गांव की ओर। परंतु आज की व्यवस्था ने गांधी को उल्टा खड़ा कर दिया। जो क्रम गांधी ने बताया था उस गांधी ने उल्टा खड़ा कर दिया। और आज जो सबसे बड़ा संकट है हमारे सामने, वो संकट इसी बात का है कि इस व्यवस्था को हम पलटते काम कैसे करें। आज ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की स्थिति क्या है? हमारी जो संवैधानिक संस्था है संसद, एक लोक संसद तिवारी जी ने बुलाई है, एक वो संसद है। और जो संसद है, उस संसद पर प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। यानी मोटा मोटी तौर पर 1 घंटे में 2.5 करोड़ रुपया उस पर खर्च जाता है। परंतु क्या वो संसद कोई परिणाम देने का काम कर पा रही है? जो पिछली संसद हुई उसमें आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान की जो लोकसभा है, जो जनता की निर्वाचित लोकसभा है, उस लोकसभा का केवल 21% के समय का इस्तेमाल होता है। बाकी समय बाईकाट हुआ। राज्यसभा में भी 28% इस्तेमाल हुआ, बकाया बाईकाट हुआ। तो ये जो संसद है, जिस संसद में केवल बाईकाट होता है और जनता के सवाल पर चर्चा नहीं होती है, जनता का अरबों रुपया खर्च होता है, इसके बाद भी उसका औचित्य क्या है? आज लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा है कि क्या संसद का कोई औचित्य है? संसद सदस्यों के लिए क्या आदर्श देना चाहिए? आज संसद सदस्य लोग या हिंदुस्तान की संसद सत्ता के जो लोग हैं, वो एक प्रकार से नए राजा बन गए हैं। हम लोग आजाद हुए 1947 में, और उस समय की जो रियासतें थी, अंग्रेजी सत्ता थी, सबको विलय करके हिंदुस्तान बना था, भारत बना था। पर आज हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र नहीं आया है, बल्कि जो सामंतवाद था, उस सामंतवाद का राजतंत्र का रूपांतरण हो गया है। ये नव राजतंत्र आ गया है। फर्क केवल इतना ही है कि पहले पेट से राजा पैदा होता था, अब वोट से राजा पैदा हो रहा है। परंतु कुल मिलाकर देश में फिर 400 साढ़े 400 परिवार बन गए हैं जिनके पास लगातार सत्ता का हस्तांतर कर गया है। तो फिर लोकतंत्र कहां रहेगा? संसद कहां रहेगी? इस संसद की उपयोगिता क्या होगी? इसलिए आज संसद जनता की समस्याओं को लेकर कोई ठोस चिंतन करने की स्थिति में नहीं। जो संसद सदस्य लोग हैं, आज उनके बारे में भी क्या स्थिति है? किस प्रकार की सुविधाएं उन्नति रखी है? हम लोग दिल्ली में रहे हैं, राज्यपाल जी भी काफी साल दिल्ली से हैं, लोग रहे हैं। एक जगह है वेस्टर्न कोर्ट और ईस्टर्न कोर्ट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते थे, वो लोग या जो संविधान सभा के लोग थे, जिनके बड़े बड़े नाम भी थे, कुर्बानियां थी, वो लोग एक कमरे के मकान में रहते थे। संविधान सभा चलती थी या संसद चलती थी, वो आते पर चले जाते थे। अब जो सांसद चुन के आता है, वो इस राजधानी में या राज्यों की राजधानी में स्थायी बन जाता है। शायद कोई सांसद ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हो कि जिसके पास दिल्ली में अपने मकान ना हो,
क्यों तिवारी, लेकिन सही बात है। और जब आप मित्र हमारे कह रहे थे कि भाई आप लोग भी संसद बने, संसद चुन के जाएं भाई, हमारे डॉक्टर साहब को समर्थन करते प्रस्ताव का, तो हमको लग रहा था कि ये वो नया खतरा हो जाएगा। 750 लुटेरे पहले से पहुंचे हुए हैं, अब यहां से और न पहुंच जाए, क्योंकि एक आस्था खत्म हुई। लोकतंत्र एक आस्था की प्रणाली है, पर आज देश में अनास्था का हो रहा है। अभी राजनीति की चर्चा हुई, राजनीति की चर्चा हमारे राज्यपाल भाई ने की कि अहिंसक लोकस्थायी होना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि एक दफ्तर खुलना चाहिए जो पीसफुल या नॉन वायलेंट संवाद करने से काम करे, और अगर मान लो कि ऐसा दफ्तर खुल जाए तो क्या उस दफ्तर से कोई शांति आएगी? आज जितने भी दफ्तर खुले हैं नौकरशाही के, क्या उन दफ्तरों से वो काम हो रहा है जिसकी चर्चा करते हैं? हमारे तो मित्र मनीष भाई आए थे, वो करके हम लोगों ने 30 का दफ्तर बनाया, 30 का डिपार्टमेंट बना दिया। कौन बैठेगा? वही कोई एक ब्यूरोक्रेट कोई आई जाके बैठेगा, करेगा, और हालात जब के तक रहने वाले। न शांति दफ्तर से सरकार से आ सकती है, न अहिंसा सरकार से पैदा हो सकती है। अहिंसा तब पैदा होगी जब गांधी के सपने को लेकर हम लोग अहिंसा की जीवन शैली शुरू करेंगे। अगर आप व्यवस्था से उम्मीद कर रहे हैं कि व्यवस्था अहिंसक हो जाएगी, तो फिर बिच्छू से उम्मीद करना है कि बिच्छू बगल गहरता हो जाएगा। ये व्यवस्था को नहीं बदलने का काम करना पड़ेगा। आज जो हालात है, जो हम ये आपसे संसद की चर्चा की, आज हर संसदीय जो हमारे यहाँ स्थितियां हैं उसकी यही स्थिति है। क्या चुनाव आयोग जो 2014 का चुनाव हुआ, एक संस्था है CNS, उस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2014 के चुनाव में हिंदुस्तान के चुनाव पर सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर 30,000 करोड़ रुपये खर्च किया। 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुआ। अब अगर कल्पना करिए कि हिंदुस्तान के एक संसदीय क्षेत्र पर औसतन 100-150 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, तो पैसा कहां से आने वाला है? ये सारा का सारा पैसा कारपोरेट का पैसा है, ये जनता की लूट का पैसा है, ये शहरीकरण का पैसा है, ये हिंसा का पैसा है, ये नदियों को, जल को, पानी को, जमीन को बेचने का पैसा है। तो अगर राजनीति इस पैसे से चलेगी तो फिर बदलाव नहीं आ सकता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो? उनसे मित्रों में कहना चाहता हूं कि अभियान हमको उस स्तर पर भी चलाना पड़ेगा जिसका नाम राजनीति है। राजनीति की परिभाषा के मित्रों ने की है, पर राजनीति की मेरी परिभाषा कुछ अलग है। और मेरी परिभाषा है जो है वो ये है कि मैं गांधी और लोहिया को मानने वाला हूं। अभी अब तिवारी जी ने यहां पर सुबह धर्म संसद की, अभी राज संसद की, तो इन्होंने धर्म को राजनीति को बांट दिया। और डॉक्टर लोहिया कहते थे, तिवारी जानते हैं कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। 1000 साल के बाद का समाज कैसा बनेगा, इंसान कैसा बनेगा, कैसा इंसान गढ़ा जाएगा, इसको बनाने वाला धर्म होगा, मजहब होगा। परंतु 50 साल का, 100 साल का समाज कैसा बनेगा, इसको गढ़ने वाली राजनीति होगी, एक सिक्के के दो पहलू। इनको बांटने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनके लिए राजनीति भी व्यापार है और धर्म भी व्यापार है। वो धर्म का भी व्यापार करते हैं और राजनीति का भी व्यापार करते हैं। और ये जो गठजोड़ बन गया है व्यापार का, इस व्यापार ने हमारे लोकतंत्र की बहुत क्षति पहुंचाई है और चिंता की स्थिति लगती है। आज जो स्थिति बन रही है वो स्थिति चिंताजनक है। हमारे मित्र जो है चर्चा की, हम आए जब तो और वक्ता लोग बोल चुके थे, परंतु भाई मनीष जी को भी थोड़ा सुना था। उन्होंने एक बात कही कि अपर लाइन बनना चाहिए। नहीं है अपर लाइन, उन्होंने कहा कि स्काई तक, आसमान तक कोई अंतर नहीं है, लो एंड टू स्काई, बोले बॉटम लाइन भी बनना चाहिए। परंतु मैं जिस विचार को मानता हूं, मैं मानता हूं कि ऊपर और नीचे की लाइन बिल्कुल बननी नहीं चाहिए। क्यों बनना चाहिए? आप शिक्षा की बात करते हैं ना, लोहिया ने कहा
राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। क्या हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को शिक्षा समान पाने का अधिकार नहीं है? क्या हिंदुस्तान के लिए अपनी योग्यता के लिए अपनी शिक्षा का अधिकार नहीं है? अगर आप दो प्रकार की शिक्षा रखेंगे, तो बॉटम लाइन की शिक्षा रहे और ऊपर के लाइन की शिक्षा रहे, तो फिर वो शिक्षा समान व्यवस्था भी बना सकती है, वो भारतीय दर्शन की व्यवस्था भी बना सकती है। हमने 47 में सपना देखा था कि हम इंडिया से भारत बनेंगे, परंतु 75 साल के बाद हम इंडिया के इंडिया रहे और 72 इंडिया बनकर आ रहे हैं। इस स्थिति में तो शिक्षा समान होना चाहिए, शिक्षा सबको निःशुल्क होना चाहिए। और शिक्षा की कसौटी क्या है? आज शिक्षा की कसौटी हुई अंग्रेजी भाषा। यानी 75 साल में हम हिंदुस्तान के लिए एक जमा नहीं दे पाए, अपने मुल्क की एक भाषा नहीं बना पाए, एक राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में अगर जाना हो तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आपकी याचिका अंग्रेजी में होनी चाहिए, आपकी याचिका मंजूर नहीं करेंगे। हिंदी में याचिका देने वाले के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है कि तुमने हिंदी में क्यों लगाई। यानी हिंदी में इस देश में याचिका लगाना ये कानून के अपराध बन जाता है। कैसा मुल्क बन रहा है, कैसा समाज बन रहा है, यह हमको तो सोचना पड़ेगा। भाषा का सवाल है, भाषा साम्राज्यवाद की, और चाहते हैं हम अपना देश का राज ये नहीं हो सकता। स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वराज, ये 3 सपने थे गांधी के। आज स्वदेशी नहीं है। आज हम लोग सपना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एफडीआई कितनी आई। जो हिंदुस्तान में की सरकार आती है, तो नाम छोड़ दिए कोई भी दल की सरकार हो, हर सरकार की कसौटी क्या होती है? कितनी एफडीआई। अरे एफडीआई के बारे में आप कहना तो अनुमान तो करो, एफडीआई कितनी आई है। जो हिंदुस्तान में एफडीआई आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, वो 1,60,000 करोड़ का। अभी क्या स्थिति है? जो 46 करोड़ जनधन के खाते खोले गए हैं, उनमें 1,65,000 करोड़ का जमा है। तो 1,60,000 करोड़ की एफडीआई आती है, जिसके नाम पे आप हिंदुस्तान को गुलाम बनाते हैं, नीति को गुलाम बनाते हैं, और हिंदुस्तान की जनता का जो पैसा है उस पैसे को सम्मान नहीं करते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि अब हमको एक कार्यक्रम तय करना चाहिए कि हमको एफडीआई नहीं चाहिए, हमको चाहिए एनडीआई, नो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वी वांट नेशनल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एनडीआई। हमें एफडीआई नहीं, एनडीआई चाहिए। तो ये कुछ कार्यक्रम है दोस्तों, जिन कार्यक्रम में सोचना चाहिए। मुझे पता नहीं कितना समय हमको दिया गया, अभी है समय। धन्यवाद आपको, क्योंकि गोविंद जी कह रहे थे कि गोपाल जी कुछ समय कुछ वो है। तो खैर, जो बात मैं आपसे कह रहा था कि हमको एनडीआई होना चाहिए। ये एफडीआई के जो मिथ है दोस्तों, कल्पना है, ये बड़ी खतरनाक है। इस एफडीआई के नाम पर बहुत बुराइयां हो रही हैं, और इसलिए एफडीआई के परिणाम क्या हो रहे हैं? हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, अब श्रीलंका दिवालिया हो गया। आज श्रीलंका में इसलिए आपातकाल लगा हुआ है कि जो सपना दिखाया था IMF वालों ने, जो सपना दिखाया था वर्ल्ड बैंक ने, लोग कर्जा हमसे, जो सपना दिखाया चीन के लोग कर्जा हमसे, और कर्ज लेके घीचो, जो चारवाक ने कहा था कि ऋण कितना गिरतम पिए, उस पर चलने के बाद श्रीलंका की हालत हो गई। हिंदुस्तान के लोगों को सावधान होना पड़ेगा, हमको भी सावधान होना पड़ेगा कि हमको इस तरीके को बदलना पड़ेगा। लोक संसद का काम ये होना है। लोक संसद के सामने मैं कहना चाहता हूं कि लोक संसद एक ऐसी संस्था बन जाए, ऐसे लोगों की जमात बन जाए कि जो हिंदुस्तान के राजनीतिक चरित्र को बदलने का काम करे। आज राजनीति को बदलने की आवश्यकता है। समाज कौन बदलेगा? व्यवस्था कौन बदलेगा? आखिर केंद्र से नहीं बदल जाएगी। इससे शहरीकरण कौन खत्म करेगा? आज सारी की सारी जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उस शहरों की ओर है। क्यों लोग शहर की ओर आ रहे हैं? गांव में रोजगार नहीं है, गांव में अव्यवस्था है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में दवा नहीं है, गांव में चिकित्सा नहीं है, आज गांव में स्कूल नहीं है। क्या है हिंदुस्तान की गांव की स्थिति की हालत? अगर आप कुछ चंद बड़े टापू खड़े कर दिए तो चंद बड़े टापू से कोई बराबरी होने वाली नहीं है। तो जब तक इस व्यवस्था को बदलना नहीं जाएगा, इस राजनीति के चरित्र को बदलना नहीं जाएगा, और गांव के जो स्कूल हैं उन गांव के स्कूलों को और दिल्ली के स्कूल समान नहीं किया जाएगा, तब तक देश बदल नहीं सकता है। आज हमको इस सारे सवाल को सोचना पड़ेगा, भाषा के सवाल को सोचना पड़ेगा, शिक्षा के सवाल को सोचना पड़ेगा, आमदनी के स्तर के सवाल को सोचना पड़ेगा। आजकल देश की स्थिति क्या है? हम लोग आजाद हुए थे तो हिंदुस्तान में विषमता का कितना आधार रहा होगा। एक उदाहरण याद आता है, जब महात्मा गांधी अंग्रेज वायसराय से मिलने के लिए गए तो वायसराय की सीढ़ियों पर चौबदार खड़े थे। तो गांधी ने पूछा कि वायसराय साहब इतने चौबदार क्यों खड़े हुए?
बोले बापू हमारी जान के लिए खतरा है इसकी सुरक्षा के लिए। तो ये तो इतिहास का रिकॉर्ड है, दर्ज है। गांधी ने पत्र लिखा लौट करके कि वाइसराय साहब, हिंदुस्तान गरीब मुल्क है, अगर इस मुल्क के एक व्यक्ति की सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च करते हुआ है तो भगवान से प्रार्थना करें कि आप मर जाओ, हमारे देश का पैसा बच जाए। आज के जो वाइसराय साहिबान है उनकी हालत क्या है बताइए हमको। आज हालत है मित्रों कि हिंदुस्तान की जो कुल पुलिस है उस कुल पुलिस का 58% हिस्सा केवल वीआईपी नेताओं की सुरक्षा के नाम पर जा रहा है। आज स्थिति यह है कि एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के नाम पर साल में करोड़ करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। जिस जनतंत्र में नेता के लिए जनता से खतरा हो, उस नेता को देश को छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरे देश चले जाना चाहिए, वो अपनी जनता अलग चुन ले, परंतु इस व्यवस्था को खत्म होना चाहिए। इंसान के बीच में गैरबराबरी पैदा करने वाली है। आज विषमता की स्थिति क्या है? एक व्यक्ति एक दिन में 300 करोड़ रुपया कमाता है और हिंदुस्तान की खुद सरकार के मुताबिक 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5-5 किलो आटा लेने के लिए जाते हैं कि आटा ले आओ, यानी आटा खा के जिंदा रहो। ये हिंदुस्तान में सफलता की कसौटी बन गई। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है, एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें शिक्षा समान हो, आमदनी का स्तर समान हो, सुविधाएं समान हो, गांव बने और अगर शहर उजाड़ना है तो उजड़ जाएं। मैं शहर को उजाड़ने के लिए तैयार हूँ। इसे हिंसा को लोग मानेंगे, अकबर भाई गुस्सा हो गया, आप हिंसा की बात कह रहे हो, मैं कोई जबरदस्ती उजाड़ने की बात कर रहा हूँ। पर जिस दिन सुविधाएं गांव में पहुंच जाएंगी, जिस दिन ताकत गांव में पहुंच जाएगी, जिस दिन नीतियां गांव में पहुंच जाएंगी, उस दिन शहर अपने आप उजड़ जाएंगे, गांव बनेगा, उत्तर भारत बनेगा। आप सबको धन्यवाद।